ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 4 बेटा वी लर्न अबाउट द नेबर्स ऑफ इंडिया. India has a common land boundary with the Pakistan and Afghanistan in northwest, with China, Nepal, Bhutan in northeast, and with Myanmar and Bangladesh in the east. क्लियर बेटा? अगर आप मैप को देखोगे बेटा तो ध्यान से आप सारे डायरेक्शन में अगर जज करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री जो है वहाँ पे हमारे 2 नेबरिंग कंट्रीज है, Pakistan and Afghanistan. In northeast beta 3 countries like Nepal, China and Bhutan. And in east direction there is Bengal and Myanmar, 2 countries. Okay, तो लैंड बाउंड्रीज से टोटली 7 कंट्रीज जो है बेटा वो जुड़ी हुई हैं. आप सोच रहे होगे कि मैम अफगानिस्तान की बॉर्डर हमारे इंडिया से कहाँ पे है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे बेटा तो उसकी जो बाउंड्री है वो हमारे इंडियन लैंड बाउंड्रीज के साथ एक तरीके से बिल्कुल टच करती है. ओके, तो यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, नेपाल चाइना एंड भूटान 3 कंट्री नॉर्थ ईस्ट में, और कम्प्लीटली ईस्ट डायरेक्शन में बांग्लादेश एंड म्यांमार है. अब ये तो लैंड बाउंड्रीज से जुड़े हुए बेटा हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए. उसके अलावा 2 कंट्रीज है बेटा जो हमारे साथ ओशनिक बाउंड्रीज से जुड़े हुए हैं, ये श्रीलंका एंड मालदीव. ओके, ये आइलैंड कंट्रीज है. तो ये 2 कंट्रीज हमारे साथ क्या है बेटा कि ओशनिक बाउंड्रीज से जुड़े हुए हैं, वाटरवे बाउंड्रीज से जुड़े हुए हैं. पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन साउथ श्रीलंका एंड मालदीव आर आवर मैरीटाइम नेबर्स. इंडिया एंड श्रीलंका आर द सेपरेटेड बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि ये इंडिया और श्रीलंका जो है ये पर्टिकुलरली गल्फ ऑफ मन्नार, जिसको हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं बेटा, इस तरीके से ये पर्टिकुलरली जो बीच का हमको एक बेल्ट दिख रहा है जिससे हम सेपरेट है श्रीलंका और इंडिया, इसको पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है और मन्नार गल्फ का हिस्सा ये माना जाता है. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन अरेबियन सी वाइल द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल. फिर बेटा इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली अरेबियन सी एरिया में है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप. ओके, और ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सब डॉट्स, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये लक्षद्वीप आइलैंड है. और ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये अंडमान निकोबार है. ओके, वो जो बे ऑफ बंगाल के पार्ट में आता है. क्लियरली, तो आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलरली हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स है, एक है अरेबियन सी के साइड बेटा वेस्ट डायरेक्शन में और एक है ईस्ट डायरेक्शन में अंडमान एंड निकोबार. और ये एक तरीके से देखा जाए तो साउथ वेस्ट है और उधर साउथ ईस्ट है, हाँ, क्योंकि दोनों के दोनों फिर इंडियन ओशन के साथ एक तरीके से मर्ज हो जाते हैं. अब यहाँ देखो बेटा कि आपके लाइक्स टू नो में एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है कि इंदिरा पॉइंट विच वॉज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट of India was submerged in 2004 due to the tsunami. With this, few islands of Andaman Nicobar were also submerged into the ocean. क्लियर बेटा? आपको ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड ये सारे डॉट्स दिख रहे हैं बेटा, ये सारे क्या हैं, पर्टिकुलरली देखा जाए तो अंडमान निकोबार का पार्ट है. इसमें ऊपर का हिस्सा अंडमान कहलाता है, ये नीचे का साइड निकोबार कहलाता है. यहाँ पे पहले ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उससे भी आगे एक पहले पॉइंट हुआ करता था जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है. ओके, लेकिन 2004 में जब सुनामी आई थी बेटा उस समय ये कम्प्लीटली, इसके साथ साथ दूसरे भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो एक तरीके से जो लैंडमार्क्स थे बेटा, छोटे छोटे टुकड़े थे जमीन के, क्योंकि आप इन डॉट्स को देख के समझ सकते हो बेटा कि कितना छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा होगा जो समुद्र के अंदर बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड के रूप में मौजूद है. बराबर. तो ये इंदिरा पॉइंट हमारा लास्ट, हमारे इंडिया की जो बाउंड्री का लास्ट पॉइंट माना जाता है बेटा, साउथर्न पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता था. अभी वहाँ पे टावर खड़ा है और छोटा सा लैंडमार्क का एरिया बचा है. 2011 में जब सेंसस हुआ था तो उस समय पॉपुलेशन जब काउंट की गई थी तो इंदिरा पॉइंट का बस वो छोटा सा जरा सा जो टुकड़ा बचा है उसमें 4 फैमिलीज रहती है, जिनमें मतलब 27 लोग हैं. बराबर. इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना छोटा सा लैंडमार्क अब बचा हुआ है जहाँ पे सिर्फ 4 ही घर हैं और 4 घरों में 27 के करीब लोग रहते हैं. तो ये भी एक अपने आप में थियरी है. तो इंदिरा पॉइंट जो कि अब है नहीं बेटा, पहले काफ़ी मतलब ये थोड़ा सा ये जो बड़े लैंडमार्क्स के वो येलो वाले डॉट दिख रहे हैं उस तरीके से इंदिरा पॉइंट भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन 2004 में सबमर्ज हो गया और अब बस जरा सा स्ट्रिप जैसा हिस्सा उसका बचा हुआ है. ओके, अब इसके बाद हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं बेटा. अब आपको ये सारे नेबरिंग कंट्रीज याद रखने, ये आपको शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके,
लोकेशन, एरिया एंड साइज जो है डिटेल क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे। ओके, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जियोलॉजी का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ग्रीक वर्ड है, जी मीन्स अर्थ एंड लॉजिया मीन्स डिस्कस, डिस्कस मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ साइंस। तो जियोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके से ये अर्थ कैसे बनी बेटा, है ना, खास करके इसके लैंड मासेस कैसे प्रिपेयर हुए, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना, उसके बारे में स्टडी करना। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है बेटा कि किस तरीके से टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हमारा जो अर्थ का ये जो पर्टिकुलर लैंडमास है, ये जो हम जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, बराबर ना, वो किस पर्टिकुलर कंडीशंस में बने होंगे। देखो, द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रिस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, बोथ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट्स आर सीन। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि कई पर्टिकुलरली कुछ मूवमेंट्स की वजह से ऐसे बढ़िया लैंड मासेस बने, और कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स की वजह से जो अच्छे थे वो लैंड मासेस एक तरीके से ब्रेकआउट हो गए। तो हम डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों बोल सकते हैं, कई जगह पे नुकसान किया और कई जगह पे उसको प्रॉपरली उन्होंने बनाया भी। तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या है, देखो अब कि the knowledge about the interior of the earth is very interesting. The crust of the earth floats over the semi liquid rocks. ठीक है बेटा, हमारी जो अर्थ है उसका जो पर्टिकुलर लैंडमास है बेटा, जो उसका क्रस्ट है वो सेमी लिक्विड रॉक के ऊपर तैरता हुआ है, बराबर। नीचे जमीन के नीचे ज़्यादा अंदर जाएंगे तो आ जाता है सेमी लिक्विड पार्ट बेटा। ठीक है, जिसको हम एक तरीके से देखा जाए तो बेटा एस्थेनोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फियर कहते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर साइंटिफिक वर्ड स्टडीज के लिए इनको आपको ध्यान रखना है। अब ये एस्थेनोस्फियर प्रिपेयर कैसे हुए कि हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब ये जो पर्टिकुलर सेमी लिक्विड रॉक्स है बेटा, इनमें एक तरीके की धीरे धीरे, क्योंकि हमने जैसे वॉल्केनो में हम देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जब इनबैलेंस हो जाता है तब वॉल्केनो ब्लास्ट होता है, तो वैसे ही इंटीरियर पार्ट में बेटा अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती रहती है, जिनमें हम रेडियो एक्टिव प्रोसेस को देखते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू हीट जनरेट होती है बेटा, और फिर क्या होता है कि इस हीट की वजह से धीरे धीरे जो है एक तरीके से कन्वेंशनल करंट्स बनते हैं। और ये जो कन्वेंशनल करंट्स है बेटा, कि दिस अपवर्ड करंट्स ब्रेक द अपर लेयर विच ब्रेक्स इनटू द लार्ज वेसेस। ये जो करंट्स है बेटा ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ओके, और ऊपर की तरफ जब वो अपवर्ड साइड में पुश करते हैं तो क्या होता है कि ऊपर का जो लेयर स्ट्रक्चर है, जो क्रस्ट है बेटा, अपर लेयर जो है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है। एंड विच आर नोन एज लिथोस्फियरिक प्लेट्स। और इन पर्टिकुलर प्लेट्स को क्या कहा गया बेटा? लिथोस्फियरिक प्लेट्स। और इन्हीं लिथोस्फियरिक प्लेट के ऊपर आज हम ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और इनको देखते हैं ना बेटा, ये बेस्ड है, इनके ऊपर ही है ये। और मतलब इसमें ओशन और लैंडमास दोनों आ गया, क्योंकि ओशन के नीचे भी तो पर्टिकुलर लैंडमास का एरिया है ही ना। तो यहाँ पे ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं बेटा, कहीं ना कहीं इन्हीं टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से और इन्हीं प्लेट्स की वजह से हम अलग अलग तरीके के लैंड मासेस, यानी कि हमारे जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हमको दिखाई देते हैं वो बने हैं। ओके, अब ये मेजर जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है बेटा, वो कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो आप समझ जाओगे कि पूरा का पूरा हमारा ये जो वर्ल्ड है, अर्थ है, ये किस तरीके से प्रिपेयर हुई होगी। देखो कि there are the 7 major tectonic plates. These are number 1 Pacific plate, number 2 North American plate, number 3 South American plate, number 4 European plate, 5 African plate, 6 Indo-Australian plate, 7 Antarctic plates. At the some places these plates are drifting away from each other, which are known as divergent plate. Okay, अब ये 7 जो पर्टिकुलरली हमने मेजर प्लेट्स देखी बेटा, इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के लैंड मासेस बने होंगे बेटा। इसमें आपको देख रहा है यहाँ पे 3 आपको एक तरीके से फिगर दिखाई दे रही है बेटा, उसमें फर्स्ट है डाइवर्जेंट प्लेट। ओके, अब यहाँ पे देखो कि दिस प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जब ये एक दूसरे से दूर जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो इसको हम डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? डाइवर्जेंट प्लेट्स कहते हैं। ओके, ये आपको दिखाई दे रही है बेटा डाइवर्जेंट प्लेट्स, के हमको ये डाइवर्जेंट प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये डाइवर्जेंट प्लेट्स है बेटा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। क्लियर? यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर लैंडमास
का फॉर्म इस प्लेट के ऊपर बेस्ड है बेटा, लेकिन धीरे धीरे इसकी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या होगा बेटा, ये लैंडमास का टुकड़ा जो है एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और एक तरीके से दोनों के बीच, दोनों जो है एक तरीके से ब्रेकआउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि फिर इसके बीच में क्या आ जाएगा बेटा, वाटर बॉडी स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे आप ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देखते हो ना, बहुत हजारों साल पहले कहीं ना कहीं टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ये जो पार्ट है बेटा, वो डाइवर्जन प्लेट के ऊपर होने की वजह से अलग हो गया और आज बीच में उनके हम स्ट्रेट्स के बेल्ट देख पाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि जो पर्टिकुलर प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ ड्रिफ्टिंग प्रोसेस करती है, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, उनको हम डाइवर्जेंट प्लेट्स बोलते हैं। ओके, ये प्लेट्स के बारे में भी आपको 2 मार्क्स में बेटा 3 प्लेट स्ट्रक्चर्स और उनकी टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब इसके बाद नीचे देख लेते हैं, बाकी की 2 प्लेट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है बेटा। देखो, फिर है कन्वर्जन प्लेट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। At the some places, these plates come closer to each other, which are known as conversion plates. Comes closer to each other. कुछ जगह पे ये जो प्लेट्स है बेटा वो एक दूसरे के पास आती हैं, आमने सामने आती हैं, बराबर। तो इन प्लेट्स को हम कन्वर्जन प्लेट बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम इसको कन्वर्जन प्लेट कहते हैं। आप समझ सकते हो। ओके, देखो, क्लोजर टू ईच अदर कन्वर्जन प्लेट्स, ये रही कन्वर्जन प्लेट। देखो एक दूसरे के पास आ रही है ना, एरोज बता रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी कि टकराव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कभी कभी बहुत बड़ा मतलब लैंडमास मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से ये प्लेट्स के बीच में टकराव होता है। ऐसा ही बहुत हजारों साल पहले हुआ था बेटा, जब तैत्य सी के प्लेस पे हिमालय जैसा माउंटेन रेंजेस निकल के आया था। हम अभी इसके पीछे के पैराग्राफ में गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ेंगे, तब आप समझ जाओगे कि हाँ मैम, कन्वर्जन प्लेट की वजह से इतनी बड़ी मतलब ऐसी टेक्टोनिक मूवमेंट होती है कि हिमालय जैसा माउंटेन रेंजेस निकल के आ सकता है। तो सोचो आपके जमीन का टकराव कैसा हुआ होगा बेटा, कि जमीन ऊपर की तरफ ऊपर के इतने हाई अल्टीट्यूड एरिया की बन गई होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कन्वर्जन प्लेट कितनी खतरनाक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं लास्ट बेटा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को देखते हैं हम। ओके, देखो अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या है कि अब देखो कि ड्यू टू द डाइवर्जन एंड कन्वर्जन प्रोसेस फोल्डिंग एंड faulting take places. Due to the movement of these places over the million of years, shapes of the landforms as well as their location have changed. ठीक है, मैंने जैसे कि समझाया, मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का एग्जांपल दिया डाइवर्जेंट प्लेट के लिए कि हजारों साल के टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से दोनों पार्ट जो है बेटा एक दूसरे से खिसक खिसक के अलग हो गए, जो पहले कभी जुड़े हुए थे। और कन्वर्जन प्लेट का एग्जाम्पल मैंने दिया कि हिमालयन जैसा माउंटेन रेंजेस बेटा, जो कहीं ना कहीं इन टेक्टोनिक प्लेट्स के आमने सामने के टकराव की वजह से इतना हाई अल्टीट्यूड एरिया जमीन का बाहर निकल कर आया, जो आज हिमालयन माउंटेन रेंजेस के नाम से जाना जाता है। तो इन जो पर्टिकुलर प्लेट्स है बेटा, उनके डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से अलग अलग तरीके के बेटा मिलियन ऑफ ईयर्स में हमारे लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर्स जो है उसकी लोकेशन जो है वो बनी भी है और चेंज भी हुई है। The process of diversion is responsible for all the tectonic and volcanic activities on the earth. डाइवर्जन प्लेट की मूवमेंट्स ही ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल रही है बेटा टेक्टोनिक मूवमेंट्स की लिए। Wherever these drifting plates have collided with one another, it has resulted into the mountain building process. ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला कि जब ये पर्टिकुलर प्लेट्स है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर टकराई होगी, तो हमने देखा है कि माउंटेन स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग प्रिपेयर्स होते हैं। ओके, देन वेरेवर दिस प्लेट्स ड्रिफ्ट अवे, यानी कि जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं बेटा, देन फिशर्स आर क्रिएटेड, बराबर ना। देखो यहाँ पे फिशर्स आर क्रिएटेड, यानी कि जमीन के बीच में दो लैंड मासेस के बीच में फिशर्स बन जाते हैं, यानी कि बड़ा सा एक बेल्ट प्रिपेयर हो जाता है विद इन अ लैंडफॉर्म एंड ओशंस। The continents situated along these fissures are drifting continuously. Such places are called the conversion plate, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको समझा दिया कि ये इस तरीके की जो conversion plates है बेटा, जो एक दूसरे से मतलब क्या होती चली जा रही है, एक तरीके से आमने सामने आती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्लेट्स की वजह से इस तरीके के पर्टिकुलर सिचुएशंस जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि किस तरीके की कंडीशंस जो है क्रिएट हुई है। ओके ना,
अब यहाँ पे नीचे मैप के थ्रू इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ पे अलग अलग प्लेट्स का स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो ये ब्लैक कलर का जो है पर्टिकुलर, ये कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसने डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है, तो ये वर्ल्ड मैप में आपको बहुत सारी जगह पे दिख रहा है। ओके, फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स का आपको वो दिख रहा है जिसमें आपको बिल्कुल डार्क डॉटेड लाइंस दिख रही है, डबल लाइंस दिखाई दे रही है। और एक तरीके से देखा जाए तो अनसर्टेन प्लेट्स के बारे में बताया हुआ है लास्ट में। और ये जो सबसे फर्स्ट है बेटा वो डाइवर्जन प्लेट्स है, जहाँ पे आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं। बराबर, आपको बहुत सारे एरोज दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो एक ये एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से डाइवर्जन प्लेट्स जो है वो लैंड मासेस को एक दूसरे से दूर ले जा रही हैं, ठीक है ना। आपको दिख रही हैं, कहीं वो पास आ रहे हैं, कहीं वो दूर जा रहे हैं। दोनों तरीके की एक्टिविटीज पॉसिबल हो सकती है। ओके, देखो यहाँ पे डाइवर्जन प्लेट्स की एक्टिविटीज है सारी आपको दिखाई दे रहा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स में भी डाइवर्जन प्लेट्स की एक्टिविटीज हमको दिखती है। ओके, तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि ये प्लेट्स की जो है अलग अलग मूवमेंट्स है, इन मूवमेंट्स की वजह से अलग अलग टाइप्स ऑफ लैंड मासेस प्रिपेयर होते हैं। ओके, अब लास्ट पार्ट में हम गोंडवाना लैंड के बारे में देखेंगे। थैंक यू।